संसदीय शब्दावली व्हिप व्हिप दलीय अनुशासन के लिए प्रयुक्त आवश्यक निर्देश है। यदि कोई सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तो वह दल बदल कानून के तहत दल से निष्कासित किया जा सकता है। एक विधायिका की सदस्यता रद्द हो सकती है। फ्लोर क्रॉसिस किसी राजनीतिक दल के सदस्य जब संसद या विधानसभा में अपना दल त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। प्रश्नकाल साधारणतः विधायिका का सत्र प्रश्नकाल से आरंभ हो जाता है। प्रश्नकाल में सदस्य कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है वे तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों के सामने तारे की तरह चिन्ह बना होता है। अतारांकित प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उसे अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। पूरक प्रश्नोत्तर काल में जिस समय जिस मंत्री उत्तर देता है उसी के तुरंत बाद सदस्यगण मुख्यतः प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे पूरक प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना प्रश्न कोई सदस्य सार्वजनिक महत्व के तथा अवलंबन मामले पर मौखिक उत्तर के लिए 10 दिन से कम समय की सूचना दे सकता है। सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए सूचना की न्यूनतम अवधि 10 दिन है। शून्यकाल यह प्रश्नकाल के बाद आता है। 10 या 0 बजे प्रारंभ होने के कारण ही इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल लगभग 12 बजे से शुरू होकर अधिकतम 1 घंटा तक चल सकता है। लोकसभा के कथित शून्य काल के मामले उठने के लिए सदस्य पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाने चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या नहीं उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। विधेयक बिल सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को कर सकता है स्वीकृत एवं अस्वीकृत संशोधन एवं 6 माह तक लंबित। धन विधेयक ऐसे वित्तीय विधेयक जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक घोषित किया गया हो धन विधेयक होते हैं। इनमें कर ऋण ब्याज मूलधन संचित निधि तथा भारित व्यय एवं आदि संबंधित विषय हो सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती है। इसे राज्यसभा कर सकता है स्वीकृत संशोधन हेतु परामर्श जिसे लोकसभा पूर्णतः आसान स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। अधिकतम 14 दिन रोकने का अधिकार तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। धन विधेयक में राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती। वित्त विधेयक संबंधित प्रावधान धन विधेयक संबंधित वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ब संचित निधि पर भार डालने वाले विधेयकों से संबंधित वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। उपरोक्त दोनों अ एवं ब के अतिरिक्त अन्य वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। प्रक्रिया भी सामान्य विधेयक जैसी होती है। धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक में राज्यसभा मतदान कर सकती है। सामान्य विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर। पहला, सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। दूसरा, सामान्य विधेयक की स्थिति में लोकसभा व राज्यसभा के प्राधिकार एक समान है जबकि धन विधेयक की स्थिति में लोकसभा का प्राधिकार अधिक होता है। तीसरा, सामान्य विधेयक
सामान्य विधेयक को पुनः स्थापित करने के पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिशें नहीं लेनी पड़ती है, जबकि धन विधेयक स्थापित को पुनः स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिशें लेनी पड़ती है। चौथा, सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों से गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध दूर किया जाता है। पर धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। लोकसभा का निर्णय राज्यसभा पर अभिभार होती है। धन विधेयक मनी बिल एवं वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 एवं उपखंड क से 6 तक के विषय में धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं, जबकि वित्त विधेयक इन विषयों के साथ साथ अन्य विषयों से भी संबंधित हो सकते हैं। धन विधेयक को पुनः स्थापित होने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिशें आवश्यक होती है, जबकि संचित निधि पर भार डालने वाले विधेयकों को छोड़कर अन्य वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिशें आवश्यक नहीं। धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक पर लोकसभा का प्राधिकार राज्यसभा पर अभिभावी होता है, जबकि अन्य विधेयकों पर सामान्य विधेयक की भांति संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। धन विधेयक राज्यसभा में पारित न हो भी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अन्य विधेयक दोनों सदनों के अन्य वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। धन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अन्य विधेयक दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, जबकि अन्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अध्यादेश। अध्यादेश वह कानून है जो विधायिका का एक या दोनों सदनों का सत्र चालू न होने की स्थिति में आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां एवं मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर है। जब संसद मंत्रिमंडल का अधिवेशन होता है, तब अध्यादेश संसद एवं मंत्रिमंडल के समकक्ष रखा जाना चाहिए। अधिवेशन आरंभ होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं होने पर यह अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट में वासराय को प्राप्त हुई।